खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी, मेरे साथ है मियां शाहिद साहब और एक मौजूद मेहमान। तारुफ बाद में करवाएंगे, पहले ज़रा रन डाउन बता दें आपको। ताज़ा खबर ये आई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 8 शराइत ऐसी रख दी हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर या जो आइनी तरमीम है उस हवाले से कि वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि थोड़े वालों ना ही समझिए, वो हम आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन सी, क्योंकि अगर ये तजावीज़ मान ली जाती हैं फिर मेरा ख्याल है इस आइन में तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। इस पर बात करेंगे। साथ साथ ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से आज मुनीब अख्तर साहब ने शमूलियत नहीं की और अब उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा। एक खबर ये भी आ रही है कि काजी फायज ईसा साहब ने कहा है कि वो एक नया जो है बेंच तश्कील देंगे और एक टकराव की ऐसी कैफियत हमारी सुपीरियर जुडिशरी में जो आज तक हमने नहीं देखी थी, नतायज क्या निकलेंगे। और दूसरी तरफ दहशत गर्दी कहना तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, एक आलमी गुंडागर्दी का मुजाहरा जो मिडल ईस्ट में हो रहा है और एक जो यूरोपी इस्तेमार जिस तरीके से इस आलमी गुंडे को पीछे हाथ रख के मासूम लोगों के गले काट रहा है, इस पर हम कितने बेबस और लाचार हैं, इस पर भी बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 120 अरब रुपए के चावल जो हैं अब हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। किसने मशकूक किस्म के बीज डाले? हम जीएमओ का हिस्सा नहीं है क्या? कुछ स्प्रे हुआ? ये क्या हुआ? और फिर वो लोकल मार्केट में बेच के बताया जा रहा है कि चावलों की कीमत कम हो गई है। ये हम जहर खा रहे हैं, ये क्या मामला है? इस पर बात करेंगे। मगर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अली दुरानी साहब, किसी के मोहताज नहीं है। हुजूर, आप तो लगता है कि एक ऐसे नजूमी हैं कि जिनकी खबरें ठीक ही होती हैं। मिसाल के तौर पर जो मैं अभी बात कर रहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब दिवालों थोड़ा सी ना ही समझिए अगर ये 8 शराइत हैं तो इस पर आप अपना कमेंट कर दें। और दीगर भी हम आपसे बहुत सारी बातें पूछेंगे कि खान साहब को बाहर से कहाँ से मैसेज जा रहे हैं। जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो जी नजूम से भाग के आपके पास आया था और मैंने तो सियासत में जो इतलात का नजूमी तरीका था उसको ख़त्म करते हुए हमने एनालिसिस के ज़रिए बात करने की कोशिश की। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जी ये आइनी तरमीम जो है, जो 26वें आइनी तरमीम थी, ये हकीकत में तरमीम तो बहाना थी, निशाना तो आइन था। मतलब हकीकत में अगर देखा जाए तो तरमीम तो एक बहाना है, आइन दरअसल निशाना है। ये इसका एक फोटो था। 26वीं तरमीम जो है इसके ज़रिए पार्लियामेंट और अदलिया को टकराने की एक कोशिश की गई, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन का एक लफ्ज़ जो है वज़ीर दिफा ने खुद ही उन्होंने फरमाया। उनका ये ख्याल था कि इस सब टकराव के नतीजे में जो है हम एक ऐसा माहौल बना देंगे कि पार्लियामेंट और अदलिया आपस में टकरा जाएंगे और इस टकराव के नतीजे में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि इस सब चीज़ के नतीजे में पीडीएम का अपना मेल्टडाउन हो गया। आज पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़ी है और नून दूसरी तरफ खड़ी है, ठीक है ना जी। और टोपियां जो हैं वो बदल रही हैं और एक दूसरे से मतलब, और अगर मेल्टडाउन आइन का तो नहीं हुआ लेकिन मुझे आर्टिकल कुछ पार्टियों का मेल्टडाउन हो, लेकिन मेल्टडाउन के अलावा सर मुझे फॉर्म 47 का मेल्टडाउन भी बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। ये भी करीब है जी, बिल्कुल। इस सारे प्रोसेस में से जो चीज़ निकलती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि फॉर्म 47 का मेल्टडाउन कर लें या उसके नतीजे में बनी हुई नाजायज़ हुकूमत का मेल्टडाउन कर लें। ये जो है ये सब चीज़ें जो हैं ये इस, क्या आप इसको जोड़ रहे हैं जो मुनीब अख्तर साहब ने आज इनकार किया है बैठने से, ये वो ये जो मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं इससे जुड़ा हुआ है जो ये जो फॉर्म 47 का मेल्टडाउन है? देखें जी, फॉर्म 47 का मेल्टडाउन जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है अदलिया के इस्तेहकाम के साथ और अदलिया के इस एतमाद के साथ कि हमने अब आइन के साथ खड़ा होना है और आइन की बालादस्ती पे खड़ा होना है। हमने कानून की नहीं, हमने इंसाफ की बालादस्ती करनी है, क्योंकि आज तक हमें सामने खड़ी हुई इमारतों के बावजूद ये कानून दिखाया गया कि जी साबित करो जी ये साड़ियाँ ने है जी, रहते तो हम हैं, मलकियत भी हमारी है, लेकिन साबित करो ये हमारी है। तो मतलब वो वाले सबूत जो अदालतों में पेश किए जाते थे उसके बजाय अदालतों ने इंसाफ देना शुरू कर दिया। जब अदालतों से इंसाफ निकलेगा तो 47 कहाँ खड़ा रहेगा? अच्छा, मैं 1 मिनट आपसे 1 मिनट लूंगा क्योंकि मियाँ साहब आप इस्लामाबाद में हैं, जरा जल्दी से बताइए, फिर कमेंट देते हैं, इनसे इनका एनालिसिस लेते हैं। अदालतों में क्या हुआ मियाँ साहब आज? देखिए कायद साहब, आज अदालत में 63A की समाअत थी और जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मुनीब उस समाअत में नहीं आए
तो जस्टिस तो काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि चूंकि जस्टिस मुनीब नहीं आए तो इसलिए समाअत नहीं हो सकती, समाअत कल तक मुलतवी कर दी जाती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक ख़त लिखा है जिस पर उन्होंने इतराज़ात किए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस जो मेरा ख़त है इसका हिस्सा बनाया जाए समाअत का, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये ख़त हिस्सा नहीं बन सकता। वो इसलिए कि उनको इस समाअत के अंदर आना चाहिए था, जब वो समाअत में नहीं आए तो ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने कहा कि कल इस पर समाअत होगी, हो सकता है कि कल नया बेंच बने, लेकिन इसके लिए एक जजेस कमेटी जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उसका इजलास होना जो है वो लाजमी है। आज इजलास होगा जिसमें पहले तो मंसूर अली शाह जो है वो नहीं बैठे थे, शायद आज वो उसमें शिरकत करें। अगर वो नहीं भी अच्छा मियां साहब एक और बात बताएं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या ये जो 8 जजेस हैं, कल क्या 4 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा या 5 रुकनी बेंच में और कौन शामिल होगा? और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि 4 रुकनी बेंच ही जो है उसको समाअत करे, क्योंकि यही 4 जो जज साहबान हैं ये आथर हैं उस फैसले के जो पहले फैसला आया था, तो इसलिए ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यही होंगे। दुरानी साहब मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता इन तजावीज़ को। ये जो मसवदा जो है वो हुकूमत ने दिया, उन्होंने पीपल्स पार्टी को एक अपना मसवदा दे दिया और शराइत भी दे दी हैं 8 शराइत, और दूसरी जानब जो है मियां नवाज शरीफ बाहर भी जा रहे हैं, तो ये तो बेल मंडे नहीं चढ़ती हुई नजर आ रही। हाँ, अब आपने 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट मियां साहब ने कर दिए हैं जी। एक तो जहाँ तक मौलाना का ताल्लुक है जी, मौलाना के बारे में मैं तो पहले से आप फिटनेस हैं कि मैं हमेशा से यही बात कह रहा हूँ कि मौलाना के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो इस किस्म की किसी तरमीम को सपोर्ट करें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए नून और पीपल्स पार्टी के अरकान हैं उनके पास भी शायद ऑप्शन ना हो। जो इसको सपोर्ट करेगा वो फिर अफगानिस्तान की शहरियत ही लेगा अगर ले सका तो, और दे दी उन्होंने, वरना यहाँ पाकिस्तान के अंदर उन मेंबरान वो बात तो आपसे ना पूछूं ना कि मौलाना ने कहा था कि इनसे हाथ मिलाऊं तो क्या होगा? हाँ, स्याह हो जाएगा हाथ, ये उन्होंने कहा। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा। और मैं बताता हूँ कि अपोजिशन तो दूर की बात है, हुकूमत का जो बंदा भी खुदक के इनके साथ खड़ा होगा वो भी अपने आप को जो है वो आवाम की नज़रों में गिरा लेगा। और दूसरी बात जो मियां साहब के बाहर जाने की बात, हाँ ये आपने खास तौर पे देखें जी, मियां साहब का बाहर जाना जो है वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। एक तो उससे ये तो फैसला हो जाता है कि ये आईनी तरमीम आ रही है या नहीं आ रही। मियां साहब जा रहे हैं, 5 को जा रहे हैं, तरमीम बाद में आएगी, तो तरमीम तो नहीं आ रही ना, फिर आएगी तो आ जाएगी, चले मियां साहब के बगैर आ जाएगी। दूसरी बात है कि मियां साहब जा क्यों रहे हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि मियां साहब फार्म 45 से डर के भाग रहे हैं। फार्म 45 से डर के जा रहे हैं? हाँ जी। क्या ये उन्हें खतरा है कि ये खुल सकता है? खुल नहीं सकता, उन्हें यकीन है कि खुल रहा है, खुलेगा। हाँ, और उसी से भाग के जो है मियां साहब जा रहे हैं। और मियां साहब का मुल्क से बाहर जाना, और अब देखें वो शायद बरतानिया भी ना जाए, वो अमेरिका, ज़रा दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ जाने से पहले उन्होंने अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात की है और सबसे मुलाकात की है। उसके कंटेंट्स का कुछ अंदाज़ा है आपको? तो अब उस पर बात मेरा ख्याल है हाँ फ़िलहाल वो नहीं होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये अब मियां साहब हमेशा जो है वक्त से पहले रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं तंग गली में से निकलने का, और ये बात मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ। तो इस वक्त जो है तमाम हुकूमती जो हुक्मरान हैं वो तंग गलियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे भतीजे बेचारे को फंसा के सब जा रहे हैं। हाँ, देख रहे जी, मगर वो तो नाम लिया जा रहा है कि वो पीएम बन रहे हैं, और मियां साहब को ये खदशा है कि उनका हल्का खुलेगा तो फिर तो सीएम साहबा जो है उनकी दरखास्त भी ट्रिब्यूनल में पड़ी हुई है और उनका भी जो तलबी हो चुकी हुई है, और इस तरह हमजा शहबाज की भी पड़ी हुई है, मियां शहबाज शरीफ की भी पड़ी हुई है दरखास्त। सर मियां साहब, हमारा एक असूल है, हम बच्चों के बारे में बात नहीं करते, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे लगता है सभी साथ ना चले जाएं कहीं। वसीला ज़फ़र होता है। हाँ, सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र होता है। तो लिहाजा इसलिए ये जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है, ये सिचुएशन क्लियर बता रही है कि पीडीएम की हुकूमत अगर किसी बैकिंग पे खड़ी थी तो वो अब बैकिंग उनके पीछे से ख़त्म हो गई। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप जी, बिल्कुल। और ये तमाम कराइन जो है वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि वो जिन बैकिंग्स को समझ रहे थे कि उनको अवेलेबल है वो आज उनको अवेलेबल नहीं है। और हम इसके पहले से गवाह हैं ये बात कि जब अवाम ना रहें तो बाकी भी नहीं रहा। मियां, मैंने सुना है दुरानी साहब, एंड यू आर प्रीवी टू इट,
कि ये तो आखिरी कोशिश खान साहब को मनाने की भी की गई है इस गवर्नमेंट की तरफ से या PMLN की टॉप लीडरशिप की? देखें, वो तो अब उन्होंने भी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी फरमा दिया कि जी मियाँ साहब की तरफ से कोशिश की गई थी कि इनके साथ, इमरान खान साहब के साथ एक महमूद खान साहब को उन्होंने जिक्र किया, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरी इत्तलात थी काफ़ी पहले से ये थी, एक दफ़ा गालबन जिक्र भी इसका हुआ कि मियाँ साहब ने ये कोशिश की थी कि वो खान साहब से एक पॉलिटिकल डील स्ट्राइक करें। अच्छा, उसके तो हम माहिर हैं। हाँ, उसके माहिर, और उसमें उन्होंने ये ऑफ़र, उनका ख्याल था कि शायद ये इनके आजकल टकराव है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो इनको लेओर कर किया जा सकता है कि आओ एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हम दोनों इकट्ठे मिल के चलें। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ? हाँ, उसके ऊपर इमरान खान साहब का जो जवाब था वो बड़ा तारीखी था। उन्होंने कहा ना मैं डील करूँगा और ना मैं साजिश करूँगा। अच्छा, वाह। हाँ, उसने कहा जी डील का तो मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं अपने लिए कोई फेवर नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये भी बता दूँ कि मैं आपके साथ मिलके या किसी और के साथ मिलके या किसी ऐसे फ़र्द के साथ मिलके जिसका हाथ मुल्क की चोरी में, मुल्क के अवाम की महरूमी में या मुल्क के अवाम की मजलूमियत में और इस मुल्क की तबाही में शामिल हो, उसके साथ मैं मिलके किसी मुल्की इदारे के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं करूँगा। मैं खुली किताब की तरह चलूँगा। और तो लिहाजा इस बात ने और इस जो जवाब था, जो देखें जी, मतलब मेरी इत्तला के मुताबिक कैन बी एनीथिंग, कुछ फ़र्क भी हो, लेकिन बात यह है ना कि वो भी तो कहते होंगे ना कि मेरा हाथ भी कहीं काला ना हो जाए, तो इमरान खान साहब देखिए हाथ काला हो जाए या इतना सादा ना, वो तो फिर डिस्क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, आपके पास भी कुछ खबर है खान साहब के हवाले से? मियाँ साहब क्विकली बताइएगा, फिर कमेंट लेते हैं। देखिए सर, खान साहब के हवाले से आज जो खान साहब ने वहाँ गुफ्तगू की है उसमें यह है कि उन्होंने एक तो बरहमी का इजहार किया है जो कि एहतजाज हुआ था, दूसरा उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एहतजाज जो है वो अब डी चौक में होगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि 4 अक्टूबर को शायद जुमे वाले दिन जो है वो यहाँ पर जो है वो एक एहतजाज किया जाए और डी चौक में ही किया जाए, और जब तक एहतजाज मुकम्मल नहीं होता वहाँ से ना आया जाए। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम जितने भी ज़िम्मेदार हैं वो सारे के सारे इसमें हिस्सा लें, कोई भी पीछे ना हटे, और जो एहतजाज अब होगा वो इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने कह दिया है कि इस्लामाबाद के अंदर होगा, बाकी शहरों में तो होना ही है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में उन्होंने ऐलान किया है। अच्छा, ये आप सुन रहे हैं, वो डी चौक में जा रहे हैं, वो स्टेक्स अप करते जा रहे हैं खान साहब, और जो गंडापुर साहब है उन्होंने भी इनकलाब का ऐलान कर दिया है, गोली चलेगी तो हम 10 चलाएंगे, तो ये भी कोई मुनासिब? देखिए सर, ये अब इस वक्त जो है, अब ये कहना कि जी हम फलां के दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर को इस सूबे में घुसते नहीं देंगे, हम इस शक्ल के लोगों को या इस पार्टी के लोगों को जलसा नहीं करने देंगे, हम जाती है भाई जलसा कर, अब कहीं भी कोई जलसा कर ले तो क्या फ़र्क पड़ता है? यही सारे जलसे जो इन्होंने रोकने के लिए, मतलब ड्राई पोर्ट बना दी पूरा इस्लाम पिंडी डिवीजन को, मतलब उस सूरत, और कितने कंटेनर्स ला के रख दिए, यही अगर जलसे हो जाते तो क्या तूफान आ जाता? कुछ भी नहीं। किसने कानून में चले जाने थे, लोगों ने आना था और जलसा करके चले जाना था। मतलब ये है कि ये जब नसीब बुरे आते हैं तो इंसान की हरकतें भी बुरी। वो कहते हैं गीदड़ की मौत आए तो शहर की तरफ भाग पड़ते हैं, सियासतदान की मौत जब आती है। साहब, मईशत ठीक होने जा रही है, इस्लामाबाद के अंदर एक्टिविटीज होने जा रही हैं, यहाँ पर सरबराहान आने जा रहे हैं, तो इस्लामाबाद मुतहम्मल हो सकता है ऐसे जलसों का? सर, ये मईशत की बात, देखिए मईशत की बात आपने बड़ी राइटली पॉइंट आउट की, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जब कराची के अंदर ताजरों के साथ जो आर्मी चीफ की बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने एक अगले मईशत की बेहतरी का एक तनाजुर भी पेश किया, इसी मौके पे डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने की एक वीडियो मुझे देखने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तारीख के 2 स्याह डिकेड्स हैं जिनके अंदर पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकला। एक 1990 से लेके 99 तक, इस दौरान जो है वो पाकिस्तान ने 17.4 बिलियन का कर्जा लिया, और दूसरा दौर है 2008 से लेके 2018 तक, जिसमें पाकिस्तान ने 55 बिलियन का कर्जा लिया। मतलब अगर आप पाकिस्तान के टोटल कर्ज़ों को इकट्ठा करें जो 110 या 120 या 25 होंगे, वो सारे कर्ज़ों का तकरीबन 3/4 जो है वो इन 2 अदवार में लिया गया।
उसके मुकाबले में 1999 से लेके 2007 तक जो है सिर्फ 3.5 बिलियन का कर्जा लिया। मतलब ये है कि ये दो जो पीडीएम है ये किसी शक्ल में भी हो ये खजाने को खा जाती है। और इस वक्त मैं माफ़ी चाहता हूँ, खजाने को खा आज फिर वो 2 नंबर पेमेंट कर दी। बाद में मियाँ साहब से खबर लेंगे कि जिन्होंने वो जो वेस्ट है उससे जो उन्होंने बिजली बनाई उसमें कोयले के। अब इसके लिए आप ये देखें कि अब वो तो मतलब अब इस वक्त जो मतलब आर्मी ने एक काम किया है कि उन्होंने खजाने की कुंजी जो है वो इसहाक डार साहब से खींच ली। उन्होंने कहा जी IMF को हम लेके आए, सब कुछ हम करें और खजाना ला के इनके हवाले कर दें और फिर खाली हो जाए। मतलब ये है कि इस वक्त ये दोनों पार्टियां जो हैं भूखे भेड़ियों की तरह, ठीक है ना जी, वो इधर भेड़िए बैठे हैं उधर पक्के के डाकू बैठे हैं, वो ये देख रहे हैं। लेकिन दुरानी साहब ये सब कुछ आपके सामने है, अगर इन्होंने इतने हालात खराब कर दिए हैं तो आर्मी चीफ साहब बड़े पुरुम्मीद हैं कि मईशत ठीक होने जा रही है। इसके पीछे राज क्या है? इसका राज अभी तक तो उनके ख्याल में ये है कि हमने चाबी खजाने की जो है वो अपने बंदे के हवाले कर दी है, तो वो इनको चोरी नहीं करने देगा, इस उम्मीद के ऊपर। और मैं इसमें से और उम्मीद भी देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी ताकतवर हलके ने या किसी भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इदारे ने अगर पाकिस्तान की मईशत को संभालना है तो उसको 47 से निजात दिलवानी पड़ेगी पार्लियामेंट को। उसको पाकिस्तान के अंदर उन लोगों से जिन्होंने ये 2 दिहाइयों का मैंने नक्शा आपके पेश कर, जिन्होंने इस मुल्क को उजाड़ दिया और जिन्होंने इस मुल्क के खजाने को हमेशा। तो सर उस बड़ी मीटिंग में एक सदारती निज़ाम के हवाले से भी एक तजवीज़ दी गई है कि सदारती निज़ाम जो है नाफिज कर दिया जाए, मुल्क के लिए यही बेहतर है। तो आप क्या समझते हैं सर, कैसा हो जाना चाहिए? देखें जी, इस वक्त तो आपका जो कुछ भी है वो आपकी पार्लियामेंट है और आपका आइन है, और ये चीज़ जो है आर्मी की तरफ से भी और तमाम इदारों की तरफ से बारहा आ चुकी है कि हम सब लोग जो है वो आइन पाकिस्तान के पाबंद। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन की जो हाल, अब ये जो मैंने तो अभी कहा है कि ये जो 26वीं तरमीम है ये आइनी तरमीम नहीं है, ये आइन पाकिस्तान की को तोड़ने की एक कोशिश है और इसके ज़रिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन को प्लान कर रहे थे। देखें इस वक्त पाकिस्तान की बका जो है वो जो कुछ भी है वो 73 के आइन के रास्ते में से निकलती है और वो अवाम के इख्तियार के रास्ते में से निकलती है और जमहूरियत के ज़रिए से आगे बढ़ती है। और पॉजिटिव बात ये है दुरानी साहब के जो पावर दैट बी हैं, ज़ाहिर है मुक़तदरा है, वो भी जो हमें दुरानी साहब बता रहे हैं कि ये उनका भी यही नुक्ता नज़र है कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ही हम मामला को आगे बढ़ाएं। ये थी हमारी गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया साहब, जब भी आप आते हैं कुछ न कुछ उम्मीद भी दे जाते हैं और ख़बरें भी दे जाते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और देखेंगे कि क्या हो रहा है मिडल ईस्ट में, चावलों में कौन दिहाड़ी लगा गया, बर्बाद कर गया हमें। एक ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट में बर्बरियत की एक नई दास्तान रकम की जा रही है जिसे हम रियासती दहशत गर्दी, मुझे बड़ा छोटा सा लफ्ज़ लगता है इस तरफ इस वक्त तमाम आलमी और मगरबी इस्तेमार, मैं तो इसे गुंडागर्दी कहूँगा। गुंडागर्द रियासत जो है वो गले काट रही है बेगुनाह शहरियों के, और जो हुआ आपने देखा। इस पर हम बात करते हुए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर वकार हसन, दफाई तजिया निगार हैं और अहम निगाह रखते हैं इन अहम अमूर पर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, अभी बड़ा म्यूटेड सा रिस्पांस है फ्राम ईरान, एंड वो तो शायद ज़ाहिर है इतना बड़ा, और बल्कि ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जो इनके अपेक्स लीडर हैं ईरान के, उनको भी मुख्तलिफ जगह पे जो है उनकी तहफ़्फ़ुज़ की पड़ी हुई है। हैव वी बिकम सो वीक इन द फेस ऑफ दैट इजराइल? जी, मेरे ख्याल में चीज़ों को आई थिंक हम सतही तौर पे देख रहे हैं। अगर आप इन डेप्थ इसको देखें तो ये क्लैश है ही बेसिकली एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको ईरान सपोर्ट करता है वर्सेस इजराइल है जो वेस्ट सपोर्ट करता है, ये बड़ी क्लियरली। बाकी आप कह लें मिडिल ईस्ट में लोग ऑलमोस्ट न्यूट्रल हैं, तो उसमें अभी जो आई थिंक जो स्टेक्स इतने हाई हो गए हैं, क्योंकि अगर आप ईरान का रिस्पॉन्स देखें, उसमें हम रशिया पे भी बात करेंगे। आज उनके प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए वहाँ पे तेहरान में, वो किस लिए आए हैं इस मौके पे बड़ा ज़रूरी है कि डिस्कस करना कि रशिया के अपने इंटरेस्ट क्या हैं, बिकॉज वो फील करते हैं कि शायद ईरान को पुश बैक होता तो अल्टीमेटली इनका एक बहरी अड्डा है सीरिया में सरकस है,
तो शायद वो भी कॉम्प्रोमाइज हो, तो इसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं। अच्छा, ईरान का ये है कि अभी पैदर पे 3 आई थिंक बड़े उनको आप कहना स्ट्रेटेजिक शॉक्स लगे। एक इनके प्रेसिडेंट रईसी की शहादत है, जिसमें बड़े सवाल उठे। फिर इस्माइल हनैया का जो असैसिनेशन है, शहादत है विद इन तेहरान। और अभी आगे हिजबुल्लाह में अभी देयर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम दिस मुतहारब ग्रुप्स जो हैं, हिजबुल्लाह और हमास भी ये शायद कह रही है कि जी अभी हम कितनी कुर्बानी देंगे, तो कम फॉरवर्ड। इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, बिकॉज देखें जिस पाकिस्तान इंडिया की तरफ स्विफ्ट टॉट जब हुआ था, वहाँ कुछ लोग कहते थे दरख्त गिरे तो कुछ ना करें। अगर आप पैसिव रहते हैं और डिफेंसिव पे चले जाते हैं तो फिर दूसरी साइड चढ़ाई कर देगी। इजराइल अभी कर रहा है कि मोमेंटम है और वो चाहता है कि इनको फाइनली हिजबुल्लाह को खत्म करके खुदा खासा ईरान की तरफ मूव किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो है चीजें इस अक्टूबर के आई थिंक पहले दोस्तों बड़ी क्लियर हो जाएंगी। मेरी अपनी असेसमेंट है कि इतना प्रेशर है ईरान पे, लीडरशिप पे, कि अगर वो कुछ नहीं करते तो उनके लिए मेरे ख्याल स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। तो इस मजबूरी की वजह से दे हैव टू रिस्पॉन्ड। उनके पास देखा जाए तो देखें दुनिया जो है बड़ी कंप्रोमाइज नजर आ रही है और इजराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है, जिसको मर्जी चाह रहा है उसको वो मार भी देता है, वहाँ पर जो है वो तबाही भी मचा देता है। अब लबनान में उन्होंने हमला कर दिया, उसके बाद ईरान है, फिर आगे बढ़ेगा, दीगर जो खलीजी ममालिक हैं उनकी तरफ बढ़ेगा। एक तो वो ग्रेटर इसराइल की तरफ तो नहीं बढ़ रहा कि ग्रेटर इसराइल बनाने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एक नक्शा भी जो है वो फिर रहा है मीडिया में। तो उनको रोकेगा कौन, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मुकाबला कौन करेगा सर? ये देखें दो लड़ाइयाँ हो रही हैं प्रिसाइसली, जिस पर बड़ा, एक तो लड़ाई फिजिकल है, मुतारब ग्रुप है और इजराइल है, और दूसरी बड़ी लड़ाई इंफॉर्मेशन डोमेन में बहुत ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज और आई वुड से इनसाइड भी किया जा रहा है ईरान से। अभी जो ऑप्शन है ईरान के पास, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन फिर अगर आप देखें बिकॉज ऑफ जियोग्राफिक पोजीशन बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि दे कांट बेसिकली हैंडल इट, सिर्फ ये है कि वो टाइम क्या चूज करेंगे। अभी आप देखें कि जितना उनके ऊपर प्रेशर है, डिस्पाइट कि टेक्नोलॉजी की बातचीत हुई कि जी उसके बाद पूरी बैकिंग है। अभी जो जे डैम्स और बकर बस्टन फॉर्म दिए गए तो अमेरिका की तरफ से आए थे, सारी एयरफोर्स अमेरिका ने प्रोवाइड की। फिर यह कि जो लड़ाई करने वाले ग्रुप्स हैं देखें बिल्कुल निहत्थे हैं, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो ये बिल्कुल आप कह लें कि एक इनोसेंट से नीचे फोर्स है, लेट्स से लिमिटेड कैपेबिलिटी, उसके पास जहाज़ों से हमला कर दे। ये कोई बहादुरी और टेक्नोलॉजी को मैं स्टिल अभी नहीं मानता कि ओवरऑल होने की जरूरत नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अभी ईरान की प्रेस्टीज में इतना बड़ा डेंट पड़ा है कि दे हैव टू रिफॉर्म। मेरा ये है कि शायद मजबूरी में अभी उन्हें करना पड़े, अगर वो नहीं करते तो फिर प्रेशर मजीद बढ़ेगा। बाकी ग्रेटर इजराइल के नक्शे पहले भी बड़े आते रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइए कि जो आज दौरा हुआ है रशियन मिनिस्टर का, ये इसकी क्या डिटेल्स हैं, और क्या जो पहले उसने कहा था और धमकी दी थी कि जी मैं आई विल आर्म दीज प्रॉक्सीज टू द टीथ, क्या ये होने जा रहा है या उसको वो एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर वेस्ट के साथ इस्तेमाल करेगा कि कहीं मॉस्को पर हमला ना करवा दें वो ज़ेलेंस्की से? जी बिल्कुल, अभी देखें इस वक्त रशिया को भी ना एलाइज की जरूरत है, नॉर्थ में काफी एंगेज है। और पिछले दिनों पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ने इशू किया, धमकी दी है कि अगर अभी आप मजीद बढ़ते हैं। अच्छा, वो भी बड़ी सिमिलर है जो उन्होंने बात की पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से मिलती जुलती, और तो हम डिक्लेयर नहीं करते, क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर होगा तो मैं मारूंगा आगे से न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, उनका ये पहले भी पुतिन ने कहा था कि हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसको वो कहते हैं वेस्टर्न फ्रंट, जो मिडल ईस्ट है, उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट है। अभी आप देखें बैरी बेड़ा एक और आ गया, तो 60,000 होगी तादाद अमेरिकन ट्रुप्स की यहाँ पे, और बेशुमार नेवी है, तो उनके इंटरेस्ट तो यहाँ पे हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल की लास्ट में आई थिंक बात हुई थी जो हुतियों ने फायर किया था, ये बेसिकली हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये टेक्नोलॉजी हुती ना असम्बल कर सकते हैं ना फायर कर सकते हैं, तो किसने दिया? अभी मैंने मेंशन किया कि रशिया का एक फिजिकल इंटरेस्ट है, वो तर्बस बेस है सीरिया में, और वहाँ से मेडिटेरियन में एक ही एंट्री है वार्म वाटर में जो उनके अपने पास है, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कॉम्प्रोमाइज हो। बिकॉज सीरिया में जब आपको याद होगा बशर असद को पुश किया गया था तो फिर सीरियन रशियन फिजिकली आए थे और उन्होंने बचाया था। तो दूसरा S-400 आ चुका है, ईरान को दे दिया, अगर लेट्स से एयर अटैक होता तो ईरान को मदद मिलेगी। फिर भी बातचीत हो रही है। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दे मेरे नाजरीन के लिए कि S-400 जो है वो मिसाइल प्रोटेक्शन, मिसाइल जो है उससे जो प्रोटेक्शन के लिए ये इस्तेमाल होता है, या ये मिसाइल सिस्टम है टू अटैक? जी मेनली एरिया डिफेंस सिस्टम है। फर्ज करें अगर मतलब आपको मैं मोटी मिसाल दूं कि अगर इस्लामाबाद में यहाँ लगा हो तो शायद जो है अमृतसर से अगर जहाज उठता है यहाँ से आप शूट डाउन कर सकते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग रेंज एरिया डिफेंस वेपन सिस्टम है। इस्लामाबाद को अगर आपने प्रोटेक्ट करने एक बैटरी लगी हो तो ये टाइम टेस्टेड और इफेक्टिव है ब्रिगेडियर साहब?
जी बिल्कुल, S-400 उनका, अभी S-500 भी आ गया, लेकिन जो उन्होंने आई थिंक मार्केट किया S-400 टर्की ने भी लिया है, और टर्की कभी ऐसी चीज नहीं लेता जो ब्रिगेड साहब, जो इजराइल के इरादे लग रहे हैं, वो तो प्लान उसका ये लग रहा है कि वो करबला से लेकर सऊदी अरब तक जाने का उसका प्लान लग रहा है कि वहाँ पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम ममालिक को अपने ज़ेर तसल्लुत लाएगा। तो मुस्लिम दुनिया खामोश है और इस हवाले से कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे उस तरह के कि उसका हाथ रोका जा सके। इस पे मैं एग्री करूंगा कि जो आई थिंक बाय एंड लार्ज इस्लामिक वर्ल्ड है, वो उनका बड़ा पैसिव रिस्पांस रहा। इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सैंक्शन तो आप लगा सकते थे, अगर लेसन मिलिटरी नहीं। 3 बड़े कंट्रीज हैं जो बॉर्डर करते हैं, मिस्र है, जॉर्डन है, फिर किसी हद तक सीरिया है, जहाँ से मिलिट्री रिस्पांस जा सकता था। फिर आ जाता है रेस्ट ऑफ द जो नेक्स्ट सर्कल बनता है, जिसमें ईरान भी है, सऊदी अरेबिया, फिर हम लोग आते हैं, फिर टर्की आता है। तो उसके लिहाज से जो चीज़ें रोकी जा सकती हैं, लेकिन एक ऐसे UNGA में अच्छी चीज़ ये जरूर है कि चारों वज़ीर ख़ारजा, सऊदी अरब, मिस्र, टर्की और आई थिंक जॉर्डन के, उन्हें जब जबान होकर कहा जी कि इससे आगे जो है चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, हमारे पे देर से कि हमारे पे भी स्ट्रीट प्रेशर भी आ रहा है। जॉर्डन में भी एक किलिंग हुई बॉर्डर पे, तो मेरे ख्याल में थोड़ा अगर ये भी जान पकड़ जाए, लेकिन चूंकि वहाँ पे कुछ और फॉल्ट लाइन है, जो सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन है, टाइम हम समझते हैं कि ठीक है ये को मार पड़ रही है तो हमें क्या है, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो है कमजोरी दिखाई गई है। लेकिन आपकी बात ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दो बातें, मैं 2 सवाल और आपसे पूछूंगा। एक तो ये कि क्या हिजबुल्लाह अब टोटल डिसअरे में है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना का क्या रिस्पांस होगा? वो भी मेन प्लेयर है, ईरान के साथ उसके बहुत से मुआहदे हैं। क्या वो चाइना इस तरीके से वो मेल्ट चाहेगा कि जो ये चाइना का रोल और हिजबुल्लाह क्या टोटल डिसअरे में चली गई अपने लीडरशिप की असैसिनेशन के बाद? नहीं जी, हिजबुल्लाह ने पहले भी हमेशा रीग्रुप किया है। इसको कहते हैं कि हिजबुल्लाह इज डाउन बट नॉट आउट। मतलब अभी 1,50,000 तो भी मिसाइल पड़ा हुआ उनके पास। फिर अभी आपने देखा आज उनका जो डिप्टी हैं शेख नईम कासिम का आज पूरा खिताब भी आ गया। ये बड़ी डिटर्मिनेशन थी, शहादत की बात। हिजबुल्लाह मेरे ख्याल लड़ेगी। द ओनली थिंग दे आर नाउ आस्किंग ईरान के भाई साहब अभी आप आए, बिकॉज इसमें, और आई एम श्योर जो IRGC है वो काफी हद तक, उनके कमांडर भी साथ शहीद हुए, मिलकर ही लड़ते हैं। तो ये डाउन है जरूर है, आउट नहीं है। और ग्राउंड ऑफेंसिव में इजराइल को बड़ा सख्त प्रॉब्लम होना है। ये इन्फोऑप्स में वो कर रहे हैं कोशिश। कुछ खबरें ये हैं कि ईरान इज नाउ मूविंग सम फोर्सेस इनटू सीरिया एंड लेबनान। बिकॉज फिजिकली अगर आप नहीं मूव करते तो फिर लेबनान को जो है ना ऑलमोस्ट आप कह लें कि वो ओवरकम कर लेगा इजराइल, और फिर शायद उसके बाद ईरान की बारी आएगी। तो बाकी चाइनीज इंटरेस्ट डेफिनेटली है। मैंने पहले भी मेंशन किया कि स्टेट ऑफ हुर्मुज, रेड सी, ये जो आबनाए हैं 2 बड़े, और इसमें से 30% से ज्यादा ग्लोबल एनर्जी डेली फ्लो करती है। हर 30 सेकंड के बाद एक सुपर टैंकर गुजरता है। और चाइना भी का इसका इसमें इंटरेस्ट है। अगर वॉर एक्सपैंड करती है तो उनकी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। इसमें मिडल ईस्ट का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल में चाइना तो ये कोशिश करेगा कि वॉर प्रिवेंशन हो, लेकिन बाय एंड लार्ज उनकी इन्वेस्टमेंट है ईरान में, लॉन्ग टर्म मुआहदे हैं। फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में रशिया, ईरान, पाकिस्तान भी उसमें शायद शामिल हो। फिर आगे SCO और उसकी बहुत बड़ी 2 कॉन्फ्रेंसें आ रही हैं 15 अक्टूबर और 22 को, वो इम्पैक्ट होंगी। तो चीजें बहुत, आई थिंक स्टेक्स आर वेरी हाई। मेरे सामने ये 2 हफ्ते बहुत क्रूशल हैं। या तो फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी यहाँ से, और या फिर इनको अक्ल आ जाएगी। लेकिन इजराइल कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर बाई एंड लार्ज आपको सम अप करूं ब्रिगेडियर साहब, तो ये है कि रिस्पांस आएगा। ब्रिगेडियर साहब का ये कहना है कि रिस्पांस जरूर आएगा, क्योंकि डेंट पड़ा है, प्रेस्टीज का भी मामला है। इंटरनली भी लोग जो हैं वो अब हुकूमतों के खिलाफ उठ सकते हैं अगर इस तरह की हाई हैंडेडनेस को इग्नोर। शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएँ कि तो हम देखेंगे कि एक तरफ तो दुनिया में ये आग लगी हुई है और इधर यहाँ पर एक बदनवानी की आग लगी हुई है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां शाहिद साहब, 2 कहानियां हैं, 2 स्टोरीज़ हैं, और ये ऐसी स्टोरीज़ हैं जो हमारे साथ हमेशा से जो है वो रिहाइश पजीर हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। एक तो चावलों की बात पहले कर लेते हैं। ये चावल सस्ते हुए तो हम बगले बजा रहे थे। अब पता चला कि हमारे चावलों की एक्सपोर्ट पे बैन लग गया है, क्योंकि वो जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में वो लगा है कि उसमें कुछ टॉक्सिन्स हैं। वो कहाँ से आए ये भी एक राज है। GMO के साथ हमारा कोई मुआहदा नहीं है। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स वाला मामला है, अब तक क्या कहानी है और क्या आप इसमें तलाश कर पाए हैं मियां शाहिद साहब? कायद साहब, ये बड़ी भयानक और बड़ी खौफनाक कहानियां हैं। दोनों खौफनाक कहानियां हैं। इससे हमारी मईशत भी जुड़ी है और हमारे मुल्क का इत्मीनान और क्रेडिबिलिटी भी जुड़ी है। क्योंकि जो चावल की बात है, ये पहले आपने देखा गंदम स्कैंडल आया था, वो तो इंपोर्ट का था। ये एक्सपोर्ट का मामला है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है। और चावलों के हवाले से कहा जा रहा था कि हम चावल इंडस्ट्री से जो फसल है
उससे 10 अरब डॉलर तक जो है वो सालाना कमा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है, 120 अरब रुपए से ज़ायद के चावल जो है वो एक्सपोर्ट किए गए और वो यूरोपीय यूनियन ने वहाँ पर इतराज़ात लगा दिए। वो हुआ, उसमें निकला क्या, उन्होंने जब टेस्ट किया तो उसमें ये निकला कि बहुत से चावल ऐसे थे जिनमें 72 कंसाइनमेंटें जो है पूरी गई थी, उनमें 45 ऐसी थी जिनमें ज़रूरी अद्वियात का जो कंटेमिनेशन है वो पाई गई है और वो बहुत ज़्यादा पाई गई है। और इसके अलावा GMO की कंटेमिनेशन जो है वो भी पाई गई है। उन्होंने वहाँ ये कंसाइनमेंट रोक ली और जो उनके इकनॉमिक एडवाइज़र और इकनॉमिक मिनिस्टर हैं यूरोपीय यूनियन के, उन्होंने पाकिस्तान को मुतअद्दिद खत लिखे कि जनवरी से लेकर जून तक इतनी कंसाइनमेंटें आई हैं लेकिन किसी ने भी इसको नहीं रोका। हम बार बार कहते रहे लेकिन किसी ने नहीं रोका। अब वो चावल वहाँ पर रुके हुए हैं और खदशा ये है कि कहीं पाबंदी ना लग जाए पाकिस्तानी चावल ये GMO के कंटेंट्स कैसे आए? जो फर्टिलाइजर का हमारे साथ उनसे मुआहदा नहीं है, हमने उन्हें यहाँ अपनी मार्केट में आने नहीं दिया, तो ये कैसे आ गए? साहब मैं इसको साजिश कहता हूँ क्योंकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो भारत है, वो GMO टेक्नोलॉजी रखता है, उसमें चावल जो है उनके GMO टेक्नोलॉजी के हैं, लेकिन हम नॉन GMO हैं। वो GMO की कंटेमिनेशन कैसे की गई? कायद साहब एक इसमें खदशा ये भी है कि पाकिस्तानी चावल की पजीराई बहुत ज़्यादा थी यूरोप में पाकिस्तानी चावल बासमती बहुत ज़्यादा जो है पसंद किया जाता था। मुमकिन है कि वो कंटेमिनेशन इसमें जानबूझकर डाली हो कि पाकिस्तानी चावल जो है उस पर कदगन लग जाए। और इस हवाले से एक आला सतही कमेटी जो है बन चुकी है और साबिक ब्यूरोक्रेट शाहिद खान जो है वो उसकी तहकीकात यही कर रहे हैं कि क्या ये साजिश थी या गफलत थी। पर प्लांट प्रोटेक्शन महकमा जो है उसका काम है कि जितनी भी एक्सपोर्ट होती है अजनास वो वहाँ पर टेस्ट करता है कि जिस मुल्क में जा रहा है उसके मेयारात के मुकाबल है कि नहीं है। अगर वो मुकाबले में ना उस मेयारात के काबिल ना हो तो उसको वापस कर दिया जाता है। ये कैसे कंसाइनमेंट गई और इतनी बड़ी मिकदार में गई, यही इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है। 2 हफ्तों में इसकी रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म को दी जाएगी, लेकिन इसमें 2 सबसे बड़े जो हैं वो खदशात जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि एक में ज़रूरी अद्वियात की जो मेज़श है वो सारे के सारे चावलों में इस वक्त इसका मतलब है जो हम खा रहे हैं उसमें भी है, जो इस मुल्क में ये बताएं कि वो चावल कहाँ बिक रहा है? उसमें भी है। अभी तो चावल यहाँ लोकल मार्केट में भी है, क्या उसका भी कोई टेस्ट करता है हमें कि हमें ऐसे ही खिला देते हैं? ये कायद साहब इसका टेस्ट होना चाहिए क्योंकि बड़ी मिकदार में कहीं ये साजिश की गई है, बहुत बड़ी मिकदार में ये ज़रूरी अद्वियात जो हैं वो इसमें शामिल की गई हैं और या उसका स्प्रे किया गया है जो कि लेकिन मियां साहब एक बात तो तय है ना, साजिश चाहे इंडिया ने की है चाहे किसी ने की है, हम किसी को क्या कहें, अंदर वारदातिये बैठे हों तो बाहर वालों को तो अभी मौका मिलता है। बिल्कुल कायद साहब, अंदर वारदात तो अंदर ही पड़ी है, एक और वारदात पड़ी है उसका भी मैं जिक्र कर दूं अगर आप कहें सर। ये गली मोहल्लों में लोग कहते हैं आके 100 रुपए किलो पे चावल बेच रहे, ये खबर ठीक है या सोशल मीडिया का स्टफ है? जी नहीं कायद साहब, चावलों की कीमतें कम क्यों हुई हैं? वो इसीलिए कम हुई हैं कि वहाँ जो कंसाइनमेंट बाहर गई वहाँ से जब इस इतराज़ात उठाए गए और वो सामने आए तो उस पर यहाँ पर जो है वो टेस्ट किए गए चावल, यहाँ पर भी कंटेमिनेशन पाई गई है और ये बहुत बड़े पैमाने पर एक न तहकीकात होने की ज़रूरत है, वरना ये मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी इन्होंने दवाइयाँ टेस्ट करनी हो तब हमारे ऊपर करते हैं, इन्होंने वैक्सीनें टेस्ट करनी हो हमारे ऊपर करते हैं। आपने अभी मुझे कहा कि जनाब PM साहब को रिपोर्ट 2 हफ्ते में भेज दी जाएगी। यार क्या PM साहब को हम रिपोर्ट भेजें? पहले वो रिपोर्ट तो बताएं कि जो निगरान हुकूमत ने कहा था कि जो फोग से या गन्ने के वेस्ट से बिजली बनती है उनको पैसे आपने इम्पोर्टेड कोल के हवाले से नहीं देने। इसमें से बेनिफिशरी PM साहब के फर्जंदे अर्जुमंद भी हैं और दीगर भी हैं जो ये क्या किस का नाम लूँ, तो ये क्या वारदात है मियाँ साहब? कायद साहब ये भी अपनी नोयत का एक स्कैंडल है और ये करप्शन की अजब और गजब कहानी जो है वो ये है कि बगास जो कि गन्ने का फोक होता है जिसको हम चूरा कहते हैं पंजाबी में, उसको जला दिया जाता था या खेतों में डाला जाता था, अब उससे बिजली बनती है। और जब IPP सामने आए और उसमें नेपरा ने इसका टैरिफ दिया तो उस वक्त सारे शुगर मिल्स ने पावर प्लांट लगाए और बिजली बेचना शुरू कर दी और उसमें उस वक्त टैरिफ जो है वो 5 रुपये फी यूनिट मिला था। लेकिन बाद में एक जो है पिटीशन आती है निगरान हुकूमत में, ये जो हुकूमत है इससे निगरान सेटअप में, उसमें ये कहा जाता है कि ये टैरिफ जो है बढ़ाया जाए, इसको कोयले की टैरिफ के मुताबिक किया जाए। तो वो नेपरा जो है वो फौरी तौर पर अलाउ कर देती है।
लेकिन वजारत तवानाई जो है इस पर इतराज़ात करती है और फिर काजी साहब इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन के बाद ये हुकूमत आ जाती है और उसके बाद जब हुकूमत आती है तो फौरी तौर पर शटअप कॉल दी जाती है वजारत तवानाई को और जो लॉ मिनिस्ट्री है वहाँ से राय ली जाती है। लॉ मिनिस्ट्री वहाँ से राय देकर कहती है कि वजारत तवानाई का कोई इख्तियार नहीं है कि इसको जो है वो चैलेंज किया जाए, फिर वो टैरिफ मिल जाता है। और आजकल हम इस गन्ने के फोक से जो बिजली बन रही है उसका 18 रुपए फी यूनिट दे रहे हैं काजी साहब। और इसमें जो 8 अरब रुपए की तो हमने पेमेंट कर दी है। इम्पैक्ट क्या आया है उस पिटीशन का इम्पैक्ट ये आया है कि 2018 से लेकर अब तक जितने बकाया जात थे वो पावर प्लांट्स को मिल गए, उसमें से 20 अरब रुपए के पावर जो बकाया जाते हैं उनको अलाउ कर दिया गया है। 8 अरब रुपए जो हैं वो दे दिए गए हैं। इसमें 5 बड़ी कंपनियां जिसका मैं नाम आपके सामने रखता हूं, चिन्योट पावर, इसको 1 अरब 47 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मियां साहब की है, शहबाज साहब की और नहीं सर, ये चिन्योट पावर जो है सलमान शहबाज साहब की है। 1 अरब 47 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं। थैंक्स फॉर करेक्टिंग। हमजा शुगर मिल जो है काजी साहब ये इसको 1 अरब 42 करोड़ दिए गए हैं, ये मियां तैयब साहब हैं उनकी है। और चिनार एनर्जी 84 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं, ये जावेद साहब हैं कियानी साहब उनकी है। और JDW जहांगीर खान तरीन के 2 पावर प्लांट हैं जिनको 4 अरब 10 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं। और रहीम यार खान शुगर मिल 40 करोड़ रुपए मखदूम उमर शहरयार साहब जो है वो इनका है, उनको जो है वो अदा कर दिए गए हैं। अभी 20 अरब रुपए जो है टोटल अदा करने हैं। और उसके बाद ये जो बिगास पावर प्लांट्स हैं ये 5 रुपए की बजाय 18 रुपए फी यूनिट में बिजली हमें जो है फरोख्त करेंगे। अभी जो फ्यूल एडजस्टमेंट आइंदा माह वसूल की जाएगी सार्फिन से वो हमने पेमेंट कर दी है। वो पेमेंट होगी जो इन इदारों को हमने की है वो सार्फिन से वसूल करके काजी साहब खजाने में जिन तो नहीं इनके। जी बहुत शुक्रिया मियां, शायद आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप देख रहे हैं टके टके और डॉलर डॉलर के लिए हम धक्के खाते फिरते हैं। हम भी शिकायत लगाते हैं, मुझे बता रहे थे जी पावर प्रोड्यूसर शिकायत लगाते हैं आर्मी चीफ से कि हमारे साथ क्या, हम भी आपसे शिकायत लगाते हैं। हम भी चाहते हैं कि इनको कोई हाथ डाले। PM साहब से भी तो पूछा जाए कि जो आपके, इसलिए ये बाकियों को भी हाथ नहीं डलता क्योंकि आप भी उसके बेनिफिशरी हैं। अगर ये गलत है तो हम आके कल के दिन आपसे माफ़ी मांग लेंगे और अगर ये सही है तो फिर आप अपने आप को सही करें। इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।